नमस्कार, मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं सिटी 360। ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, बोइंग 787 क्रैश, और जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई। जो बच्चे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे हॉस्टल में, वो भी इस हादसे के चपेट में आ गए। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाएं, आप कोई सा भी वेबसाइट देखें, आपको लगातार एक के बाद एक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अलग अलग परिवार वालों की कहानी है, बच्चों की कहानी है, पेरेंट्स की कहानी है, दोस्तों की कहानी है। और इन सभी स्टोरीज में एक बात कॉमन है कि जो ह्यूमन एलिमेंट है, जो एक दूसरे से जो लगाव है, जो प्रेम की कहानी है, जो मोहब्बत की कहानी है, जो आपस के बॉन्ड है, वो सारी बातें उभर के सामने आ रही हैं। और जो व्यूअर्स हैं वो अपने आप को इन कहानियों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हर बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस डिजास्टर में गलती किसकी है। पायलट दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस थे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बातचीत की गई। पूरी दुनिया से जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जिन्होंने सिविल एविएशन को कवर किया है काफ़ी समय से, उन्होंने भी काफ़ी एक्सपर्ट से, पायलट से बातचीत करने की कोशिश की है। और कुछ लोगों का कहना है कि फ्यूल बहुत ज़्यादा था, बोइंग ओवरवेट था। कुछ लोगों का ये कहना है कि दोनों इंजन काम करना बंद कर गया और जो उड़ान है वो सिर्फ 30 सेकंड का उड़ान था। ऑलमोस्ट 650 फीट तक वो पहुंच पाया था जहाज़, और उसके बाद वो लगातार सिंक करता गया। पायलट ने मेडे कॉल की बात की, मेडे कहा उन्होंने, SOS कॉल दिया, उन्होंने कहा कि बचाओ, हेल्प। इस पूरे घटना में एक मिरेकल देखा गया, जो सीट नंबर 11A में थे वो एक चमत्कार के रूप में, एक मिरेकुलस जिसको कहते हैं, सर्वाइवल उनका हुआ। और उनसे सभी लोगों ने बातचीत की, खासतौर पे प्रधानमंत्री ने उनसे बातचीत की, और जितने भी लोग मौके में पहुंचे थे, पत्रकार, उन लोगों ने उनसे इंटरव्यू लिया, बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो चश्मदीद है, ही इज़ द ओनली आई विटनेस। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिविल एविएशन मिनिस्टर ने आज बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन ऑन है। विदेश से एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, अलग अलग मुल्कों से लोग आ रहे हैं, बोइंग से लोग आ रहे हैं, और DGCA से भी लोग आ रहे हैं, और एक कमेटी बनी है। उस कमेटी को होम सेक्रेटरी हेड करेंगे, और 3 महीने के अंदर वो रिपोर्ट सामने आएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर ये हादसा क्यों और कैसे हुआ।
इसमें कुछ अहम चीज़ें हैं। ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है। आपको मैं बता दूं कि ब्लैक बॉक्स का जो कलर है वो ऑरेंज होता है ताकि डेब्रीज में उसे आसानी से ढूंढा जा सके, और वो जिस मेटल का बना होता है जनरली वो टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील का होता है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी वो ठीक रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है। पानी में भी जो अगर जाने पानी में अगर वो जहाज़ के पीसेस डूब जाते हैं तो वो वाटर प्रेशर से भी ख़राब नहीं होता है, इंसुलेटेड होता है। और ब्लैक बॉक्स जो है वो टेल में रखा जाता है, जहाज़ के टेल में रखा जाता है। तो ब्लैक बॉक्स छत में मिल गया था, उस हॉस्पिटल के छत में मिल गया था, और उसे इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी ने अपने पास ले रखा है। इसमें CVR बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CVR इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। उससे ये पता चलता है कि कॉकपिट के अंदर में जो पायलट बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे, जिस वक्त इमरजेंसी हो रहा था तो वो क्या कह रहे थे, किस चीज़ का फेल्योर था और ऐसा क्यों हुआ। दूसरा है FDR, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। FDR इज फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये जनरली ये बताता है कि उस वक्त फ्लाइट की हाइट क्या थी और क्या स्पीड थी, ये सारे डेटा उसमें मिलता है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है DVR, विच इज डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में जो CCTV लगे होते हैं जहाज़ के अंदर में, एक एंट्री पॉइंट पे होता है, एक एग्जिट पॉइंट पे होता है, कॉकपिट पे होता है, तो उससे पता चलता है कि जहाज़ के अंदर का जो भी मूवमेंट है वो उसमें सारे सब रिकॉर्डेड होते हैं। और जहाज़ के जो पेरीफेरी में जो मूवमेंट्स होते हैं, डेवलपमेंट्स होते हैं, वो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस मिलने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द क्रैश। मेरा ये मानना है कि स्पेकुलेट करना सही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के परिवार में इतना बड़ा हादसा हुआ हो वो भी कॉन्स्टेंटली टेलीविज़न देख रहे हैं, वेबसाइट्स देख रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, तो उनके पास कोई भी ऐसी जानकारी ना पहुंचे जो सही ना हो, जो करेक्ट ना हो। आज ज़रूरी यह है कि हम इस बात को समझ पाएं कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री कितना कॉम्प्लेक्स है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरलाइंस ऑफ इंडिया है एयर इंडिया, और हाल ही में टाटा ने उसे वापस लिया अपने पास और सरकार ने उसे प्राइवेटाइज किया, और एक ग्रेट एक्सपेंशन प्लान लेकर के टाटा आए थे, और उन्होंने कंपनसेशन की भी बात कही है। लगभग 1 करोड़ रुपए देने की बात हो रही है, उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को बनाने की बात हो रही है, लेकिन एक डेंट लगा है। 26/11 में जो अटैक हुआ था ताज में, मुंबई में, वो भी एक क्राइसिस पीरियड ही हम कहेंगे कि टाटा एक बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान में, उनके साथ हुआ था। क्राइसिस का ये दौर है। मेरा ये मानना है कि ये बड़ा ग्रुप है, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है,
आज बहुत सारे लोग जो रतन टाटा को याद करते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं, आज उन्हें पुनः याद कर रहे थे कि अगर वो जीवित होते तो इतने बड़े डिजास्टर में उनका क्या रिएक्शन होता। वो बिल्कुल सदमे में चले जाते। सवाल यह है कि आगे इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए। एयरपोर्ट में जो जहाज़ है, जो एयरपोर्ट मेंटेनेंस है, जो जहाज़ों का मेंटेनेंस है, वो एक बहुत ही वाइटल क्वेश्चन आता है कि इन जहाज़ों का मेंटेनेंस कौन सा ग्रुप कर रहा है। क्या इंडियन ग्रुप कर रहा है उसको, क्या फॉरेन ग्रुप कर रहा है उसको, उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, और वो मॉनिटरिंग कितना पुख्ता है। क्योंकि एक छोटा सा भी ग्लिच एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। सो डेफिनेटली इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कई चीज़ें सामने आएंगी। पहले तो ये क्या जहाज़ बहुत पुराना था, सवाल क्या बोइंग पर उंगलियां उठाई जाएंगी, यह सवाल एयर इंडिया के ऊपर उठाई जाएगी, यह सवाल जो मेंटेनेंस कर रहे हैं उन पे उठाई जाएगी। कुल मिलाकर के सबकी निगाहें उस रिपोर्ट पे लगी हुई है, और इन द मीन टाइम मेरी ये गुजारिश है कि किसी तरीके का स्पेकुलेशन ना किया जाए, एंड लेट अस प्रे फॉर द फैमिलीज हु हैव सफर्ड सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।